आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीवी ज्ञान शाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये वीडियो आप समझ गए हैं, थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो कक्षा 8 की गणित का द्वितीय भाग है। और पहले भाग में मैंने हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए 117 प्रश्न कराए थे। तो ये 117 प्रश्न ऐसे नहीं थे कि वो सारे न्यू टाइप में आने, उनमें न्यू टाइप वाले प्रश्न भी शामिल थे, रिक्त स्थान वाले भी शामिल थे, मिलान वाले भी शामिल थे, और कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जो इस प्रश्न पत्र में 4-4 नंबर के आएंगे। अब मैंने न्यू टाइप वाले प्रश्नों को छोड़कर अति लघु उत्तरात्मक जो 9 से 12 प्रश्न आते हैं उससे वीडियो की मैं शुरुआत कर रहा हूं। ये बिल्कुल आपके लिए, आपके बोर्ड अर्थात हमारे सबके बोर्ड राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किए गए ब्लूप्रिंट पर आधारित है। अर्थात तो ब्लूप्रिंट के आधार पर ही पेपर आना है, और पेपर ऐसा ही आना है तो इस तरह का ही आएगा। केवल इसमें कुछ संख्याएं परिवर्तित हो सकती हैं और ज्यादातर प्रश्न आपको हुआ मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं मिलेंगे तो उनकी संख्याएं परिवर्तित होंगी, तरीका नहीं बदलेगा। तो आप दोनों वीडियो को एक साथ जरूर देख लें, एक बार नहीं 2-3 बार देख लें, आपका कोई प्रश्न नहीं रहेगा। ऐसा कोई तरीका या कोई अलग तरीके के प्रश्न नहीं है जो इससे ज्यादा बढ़कर आपके पाठ्यक्रम में आ सकते हैं। तो चलिए बातें ना बनाकर वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 9 के साथ। तो देखिए 6/13 को, आईपैड की ये पेंसिल है, अभी चालू नहीं हुई थी, अब मैं चालू कर लिया है, को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, -7/16 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब जानते हैं, उल्टा क्रम कर दीजिए, अर्थात हर को अंश और अंश को हर बना दीजिए। तो इसका हो जाएगा -16/7। अब गुणा कर दीजिए। तो अब सवाल क्या हो गया, 6/13 को गुणा कीजिए -7/16 के व्युत्क्रम अर्थात -16/7 से। तो -16/7 से इसका गुणा करेंगे। अगर कोई संख्या कट रही हो तो काट दीजिए, नहीं कट रही है तो सीधे सीधे अंश अंश का गुणा कर दीजिए। -16×6 = 96/13×7 = 91। और यही हमारा क्या है, आंसर होगा। 2 नंबर के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब 10वां प्रश्न देखिए, समीकरण 10वां प्रश्न निश्चित है समीकरण को हल करने के लिए आएगा, जो सरल सा होता है। इसमें केवल आपको पक्षांतरित करना होता है। मैंने कठिन रख लिया है, इतना कठिन भी नहीं आता, बहुत सरल आएगा, जो मैंने आपके पहले भाग में करा दिए हैं बहुत ढेर सारे, उसको जरूर देखना भाई, पुनः निवेदन है आपसे। तो देखिए मैं क्या करूंगा भाई, इसमें जो चर वाली संख्याएं हैं उनको एक साथ रखूंगा। तो 3m और 5m को बाईं तरफ ले लीजिए। तो 3m तो पहले से ही बाईं तरफ है, 5m बराबर के चिन्ह के दाहिनी तरफ है, इसलिए 5m को अपनी तरफ उठा लाइए तो चिन्ह बदल जाएगा, -5m हो जाएगा। और -8/5 यहां अकेला रह जाएगा बराबर के चिन्ह के दाईं ओर। अब देखिए 3m से अगर -5m जाएंगे तो -2m बचेंगे बराबर ठीक है भाई। अब दोनों तरफ माइनस है, इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब बच गुणा कर दीजिए। तो 2m का गुणा होगा 5 से और 8 का गुणा होगा 1 से, ठीक है। बच गुणा कर देते हैं। तो अब इसको सरल कैसे करेंगे भाई, तो 10m बराबर 8, तो m बराबर 8/10, 2 से काट दें तो 2/5, सॉरी 4/5, और यही हमारा क्या है, आंसर होगा, ठीक है भाई। अब देखिए एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके विकर्णों की लंबाई। तो ऐसे प्रश्न सारे मैंने बहुत सारे सवाल कराए थे यार, भाग 1 जो पार्ट 1 है उसमें, और फिर दोबारा करा देता हूं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जानते हैं ना, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं हो, समचतुर्भुज कहलाता है। अगर 90 डिग्री का कोण हो जाएगा तो वर्ग कहलाता है। और समचतुर्भुज की विशेषता क्या है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं, ठीक है भाई। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल अर्थात 2 जो विकर्ण दिए गए हैं, ठीक है, उनका गुणा कर दीजिए और आधा कर दीजिए। तो 1/2 विकर्ण पहला कितना है, 10 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण क्या है, 8.2, 2 से काट दीजिए 5, तो 5 × 8.2, तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा,
41.0 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है आंसर। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समचतुर्भुज के आधार दिया गया हो और ऊंचाई दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, या लंबाई गुणा ऊंचाई, कैसे भी कर दीजिए। तो अगर विकर्ण दिए गए हैं तो ये सूत्र लगेगा आधार और ऊंचाई, तो वो सूत्र लगेगा आधार गुणा ऊंचाई वाला, ठीक है। अब आ जाइए 12वें सवाल पर। सलीम ने एक वस्तु 784 रुपए में खरीदी, जिसमें 12% जीएसटी सम्मिलित थी। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य, देखिए अगर वस्तु का मूल्य, क्यों, देखिए जीएसटी हमेशा, ठीक है, जीएसटी हमेशा विक्रय मूल्य पर लगती है। तो वस्तु का मूल्य, मान लीजिए प्रारंभ में मूल्य कितना था, 100 रुपए था। अब इसमें जीएसटी कितनी लगी भाई, 12 रुपए, 12% मतलब 100 रुपए पे। तो कितने में खरीदी, तो सलीम ने 100 रुपए की चीज सलीम ने खरीदी, या सलीम का क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 प्लस 12, 100 मूल्य था, 12 जीएसटी के दिए, 112 रुपए, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, चूंकि 112 रुपए क्रय मूल्य था किसका, सलीम का, तब वस्तु का मूल्य कितना था, तो भाई तब वस्तु का मूल्य कितना था, 100 रुपए। वास्तव में कितने की खरीदी, 784 की, इसलिए 1 रुपए क्रय मूल्य है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, डॉट डॉट मत करना, आपको पूरा लिखना है, इसलिए 784 रुपए वस्तु का या क्रय मूल्य था, है ना, वस्तु का क्रय मूल्य जो किसने खरीदी थी, सलीम ने, क्रय मूल्य था। तो वस्तु का जो मूल्य होगा वो ये होगा भाई, कैसे, 100/112 गुणा 784। अब देखिए 7 बार कट जाएगा, 12 सत्ते 84 और 100 सत्ते 700, तो ये वास्तव में कितना था, 700 रुपए था उसका। तो 700 रुपए की वस्तु थी, 12% जीएसटी लगी, उसने सलीम ने कितने में खरीदी, 784 में। आसान सवाल था, कर सकते हैं आप। अब देखिए 13 में जो प्रश्न आता है उसमें आपको ट्रू और फॉल्स या सत्य वाले प्रश्न आते हैं। 4 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के। मैंने यहाँ 6 रख दिए हैं, 2 अतिरिक्त रख दिए हैं अभ्यास के लिए, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई और आ सकता है। आपको उस मूल पेपर में कितने मिलेंगे, 4 1-1 नंबर के। तो देखिए 1 की घात m इंटू 1 की घात n का मान 1 की घात m प्लस n होता है। आधार जब समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। 1 की घात m, तो आधार यहां भी a है और यहां भी a है, तो इसको घात दोनों को जोड़ देंगे, तो ये सही है भाई, ये तो सत्य है। तो आप क्या लिख जाएंगे कि 13वां प्रश्न पहला डाल के आपको उसी में पेपर आंसर लिखना है, तो उसी में कैसे लिखेंगे, 13 का पहला सत्य, फिर दूसरा इसी तरह से आप लिख देंगे। 5 की घात 3 में आधार का मान 3 है, नहीं, आधार तो 5 है, आधार कितना है 5, और घात कितनी है 3, घात है 3, तो ये तो भाई स्टेटमेंट जो है गलत है, असत्य। तो दूसरा क्या लिख देंगे आप, असत्य। इसी तरह चलिए भाई, देखिए क्या है, 0.1234 का मानक रूप। देखिए मैंने 3-4 सवालों से, ठीक है, बताया था कि मानक रूप कैसे लिखा जाता है। देखिए कैसे लिखते हैं, आप 1 अंक के बाद दशमलव लगाइए, तो 1 के बाद दशमलव लगा दिया और बाकी के अंक ऐसे एज इट इज लिख दिए। फिर 10 की घात माइनस, क्योंकि ये दशमलव से शुरू होने वाली है, तो 10 की घात माइनस में लगेगी, कितनी लगेगी कि दशमलव के बाद जहां आपने दशमलव लगाए वहां तक अंकों की संख्या गिनिए, कितनी लिखेंगे, 1 की घात कितनी है भाई, कितना है, दशमलव के बाद 1, तो दशमलव कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है, 10 की घात -1 होगा मानक रूप। यहां दे रखा है ये, जो कि कैसा है, असत्य, तो असत्य लिख दिया। अब मैंने एक सवाल और रख दिया, चिंता मत करिए, कि ये रख दिया 5वां, इसी को यहीं बता देता हूं। देखिए 0.000 कितनी, 4 जीरो है, 35 का मानक रूप क्या होगा भाई, मानक रूप समझिए कैसे लिखेंगे भाई,
यहां अंकों में 1 छाटिए 3 और 0.5 और 10 की घात माइनस इतना लिख दीजिए आप। अब कहां दशमलव आए? एक अंक बाद, 3 के बाद, 3 तक दशमलव के बाद अंकों की संख्या गिन लीजिए। तो दशमलव यहां है तो 1 2 3 4 5, तो 10 की घात -5 होगा इसका। ठीक है भाई, कितने? 1 2 3 4 और 5, यहां कितनी है? 3 और 1 4, सही है। तो ये होता है। तो यहां देखिए का मानक रूप 3.5 गुणा 10 की घात -6 असत्य। कितना होना चाहिए? 10 की घात -5 होना चाहिए, तो ये भी असत्य है। अब यहां देखिए 2 की घात 3 भाग 2 की घात -6, गुणा वाली तो घातें जुड़ती हैं, आधार समान हो, और भाग वाली घातें घटती हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 की घात आधार समान है तो घातें घटेंगी, तो 3 - 6 अर्थात 2 की घात -3 सरल रूप होगा। ठीक है, तो ये तो गलत है, ये भी कैसा है? असत्य है भाई। ठीक है, घातें सॉरी भाई, इसको समझिए भाई। अब देखिए 5वां ये सवाल है, यहां देखिए 2 की घात 3, अरे हाँ 2 की घात 3 भाग 2 की घात -6। अभी बताया था कि गुणा वाली घातें तो जुड़ती हैं आधार समान होने पर, भाग वाली घातें घटती हैं। अगर ये सवाल इस तरह से होता कि 2 की घात 3 भाग 2 की घात 6, तो उत्तर क्या आ जाता? 2 की घात 3 और ये घात घट जाती है भाग के बाद वाली, भाग के बाद वाली जो घात है आधार समान होने पर घट जाती है, तो आंसर आ जाता 2 की घात -3। पर चूंकि ये घात क्या लगी हुई है? माइनस वाली, तो कैसे लिखेंगे? 2 की घात 3 तो ये है ही, भाग के बाद वाली घात घटती है तो -6, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की घात 3 तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 2 की घात 9 इसका क्या होगा? सरल रूप होगा। 2 की घात 9 ये तो भाई सत्य आ गया। अरे असत्य कैसे निशान लग गया भाई? वो भी हट गया भाई, अरे आजा भाई। तो ये नहीं, अरे भाई ठीक है, ये सत्य होगा। अब देखिए यहां आइए 5 की घात -4 और 5 की घात 2, तो घात जुड़ेंगी क्योंकि गुणा है भाई, तो -5 आधार 1 लिख लिया, घातों को जोड़ दीजिए, -4 और प्लस के 2, अर्थात आंसर क्या आ जाएगा? -5 की घात -2। ये तो सत्य हो गया। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 14वां प्रश्न आएगा आपका रिक्त स्थान वाला बच्चों। ठीक है, वीडियो अगर ये पसंद आए भाई मित्रों के साथ इसको अवश्य शेयर कर दीजिए। आगे तब देखना, पहले इसको शेयर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यार उनका भी भला हो जाए। पेपर तो ऐसा ही आना है, आप कुछ भी कहें, माने या ना माने, आप भी मान जाओगे जब पेपर आपका आएगा कि प्रश्न ऐसा ही आपको मिलेंगे। मामूली सी कोई संख्या बदल जाए तो बदल जाए। तो मित्रों के साथ इसको शेयर कर दें भाई। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, और हाँ अगर मन कर रहा है तो एक प्यारी सी अपनी भाषा में कमेंट भी लिख दें, इससे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब यार कर लें। क्यों भाई सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी तो इंग्लिश का पेपर भी आएगा, विज्ञान का भी आएगा, गणित का पेपर भी आना है, और आप कहेंगे तो सामाजिक ज्ञान और संस्कृत का भी आ जाएगा। तो वो पेपर आपको समय पर मिल जाए, उसके लिए चैनल का सब्सक्राइब करना जरूरी है। और उसके साथ जो वो है ना नोटिफिकेशन बेल है, उसको भी हिट कर देना, जिससे वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे आप लोग हमसे ज्यादा होशियार हो भाई, कर लेना है। चलते हैं आगे प्रश्न। रिक्त स्थान वाला जो 14वां प्रश्न आएगा, इसमें 4 प्रश्न आने, मैंने यहाँ कितने लिख दिए? 9 लिख दिए, दुगने से भी एक ज्यादा लिख दिया है। आने तो 4 ही है, इनमें से कोई आ जाए इसलिए मैंने प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। आपको लिखना है 14वां पहला और इसके आगे 180, पूरा नहीं उतारना है, 180 लिखना है। उसी प्रश्न भाई आपकी तो उत्तर पुस्तिका भी वही है और प्रश्न पत्र भी वही है, तो नीचे लिख देना 180। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समिद्विभाजित करते हैं। यहां क्या आएगा? समिद्विभाजित। ध्यान रखना, अगर यही प्रश्न होता कि समचतुर्भुज के, तब विकर्ण क्या करते हैं? लंबवत समिद्विभाजित करते हैं, तब लंबवत समिद्विभाजित करते हैं। ध्यान रखेंगे ना। अब चलिए तीसरा,
वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है, वर्ग की भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर अर्थात भुजा स्क्वायर होता है। इसमें भुजा स्क्वायर आ जाएगा भाई, तीसरे में भुजा स्क्वायर। 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है? 1000 मीटर। अरे यार मीटर है, ये मीटर क्यों नहीं है? ठीक है, 1000 मीटर के, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है भाई। समचतुर्भुज के विकर्ण में चलो लिख ही दिया है, समचतुर्भुज के विकर्ण याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को समकोण पर समित विभाजित करते हैं। किस पर? समकोण पर, जहां समकोण आएगा समकोण पर समित विभाजित करते हैं। किसके? समचतुर्भुज और वर्ग के। वर्ग भी तो एक समचतुर्भुज होता है, इतना ही अंतर है। वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण बराबर होता है। भुजा तो बराबर होती है, कोण भी 90-90 के होते हैं। ठीक है, अब बताओ, आयत में आमने सामने की या सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो आमने सामने आ जाएगा यहां, सम्मुख या आमने सामने। याद कर लेना ढंग से। समबाहुभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं। भाई समबाहुभुज, सम का मतलब समान, नाम से ही पता लग जाता है। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3। वर्ग का जैसे भुजा की घात 2, तो घन का क्या होगा? भुजा की घात 3। 1 लीटर में कितने? 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। इसको जरूर याद करना 9th में। 1 लीटर में आयतन बदलते हैं ना जब लास्ट में, तो घन सेंटीमीटर वाले आयतन में 1000 का भाग दे दीजिए, वो आयतन लीटर में आ जाता है। याद है ना? किए ना आपने ऐसे सवाल। 15वां सवाल आता है, एक खंड को दूसरे खंड के साथ मिलाना। खंड आ को खंड बा के साथ मिलाना। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे आंसर कैसे लिखेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले के साथ कौन सा मिलाया, दूसरे के साथ कौन सा मिलाया, तीसरे के साथ कौन सा मिलाया, चौथे के साथ, पांचवें के साथ। वैसे 4 आने हैं, तो 4 देखिए, इनमें से कोई मैंने लिख दिए 9, है ना? 9 एक वैसे शुभ संख्या होती है, तो इनमें से कोई सा आ जाए। देखिए गुणा वाला है, गुणा कैसे करते हैं? पहले अंकों का गुणा कीजिए। 4 का गुणा करेंगे 7 से, और माइनस के चिन्ह पहले, तो माइनस के 28। पी का गुणा पी से करेंगे तो पी स्क्वायर, और क्यू है तो माइनस के 28 पी स्क्वायर क्यू, और माइनस के 28 पी स्क्वायर क्यू क्या है? सी। तो पहले का मिलान किससे हुआ? सी से। तो आंसर में कैसे लिखेंगे? नीचे पहला डाल के, और यहां क्या लिख देंगे? सी। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं यार, आपको बोरियत लग रहा है इससे। तो पहले का मिलान किससे हो गया? सी के साथ। ठीक भाई। अब दूसरा भी गुणा है, पहले अंकों का गुणा कीजिए। 4 का गुणा -3 से -12। फिर पी क्यू का गुणा पी से कीजिए, पी की घात 4, और -12 पी की घात 4 कहां है? एफ में। तो दूसरे का मिलान हो गया एफ के साथ। ये दूसरा है, इसका एफ से हो गया भाई। तीसरा देखिए, फिर गुणा है, 20 का गुणा कीजिए 5 से, 20 पंजे 100, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 100 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहां है भाई? कहीं लिखे ही नहीं है हमने, तो कहीं लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं भाई। तो डी, तीसरे का मिलान हो गया डी के साथ। ठीक है भाई, ये डी के साथ हो गया। अब देखिए चौथा, देखिए फिर भी गुणा है, फिर गुणा है। तो देखिए पहले 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का गुणा कीजिए पी स्क्वायर से, तो 4 पी की घात 4 क्यू स्क्वायर, 4 पी स्क्वायर क्यू की घात, सॉरी 4 पी की घात 4 और क्यू स्क्वायर, तो ये आ गया भाई। फिर माइनस का चिन्ह, 4 पी स्क्वायर क्यू की घात 4, ये ई, तो फोर्थ हो गया ई के साथ। अब ऐसे ही देखिए, यहां गुणा कीजिए, इसका गुणा है सीधे सीधे। तो देखिए 10/3 का गुणा करना है 6/5 से, तो देखिए 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, माइनस के कितने हो जाएंगे? 4, माइनस के 4, पी की घात 4 और क्यू की घात 4, तो कहां है भाई? -4 पी की घात 4 क्यू की घात 4, ये हो गया जी। तो 5वें का मिलन हो गया जी के साथ। ठीक है भाई। इसी तरह अब ये गुणा करनी है, चलो मैं और कलर चेंज कर देता हूं यार। चलिए इनका गुणा करना है। अब देखिए x - 4 का गुणा करना है 2x + 3 से, ये भी ठीक नहीं लग रहा है। तो देखिए x - 4 का गुणा करना है 2x + 3 के साथ। तो देखिए पहले x का गुणा कीजिए दोनों के साथ,
तो देखिए x का गुणा करेंगे 2x के साथ तो 2x स्क्वायर, x का गुणा करेंगे 3x से तो 3x, फिर -4 का गुणा कीजिए दोनों के साथ तो -8x और -12, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, इसमें -5x और -12, ये हुआ ना। तो 2x स्क्वायर -5x -12 ये कहाँ है भाई, देखिए ये रहा। तो भाई इसका छठे का मिलान हो गया a के साथ, यहां लिख देंगे छठे का मिलान a के साथ। अब ये है भाई अगला x माइनस वाई का गुणा इससे करना है, तो करिए पहले x का गुणा कीजिए इन दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और x का गुणा 5y से तो 5xy। अब माइनस y का गुणा कीजिए 3x से तो -3xy, फिर -y का गुणा करेंगे 5y से तो -5y स्क्वायर। अब जोड़ दीजिए 3x स्क्वायर प्लस के 2xy और -5y स्क्वायर, ये कहाँ है भाई, ये हो गया b। तो भाई ये b के साथ मिल गया, ठीक है। फिर 0 से गुणा कर रहा है और 0 का गुणा करने पर तो 0 ही आता है। 8वें का मिलान हो गया h के साथ, आप लिख देना 7वें का मिलान, इसी तरह 8वें का मिलान किससे हुआ h के साथ, एक कौन सा h के साथ, और 7वें का मिलान किससे था, ये 7वें का मिलान ये था 3x स्क्वायर, कहाँ है ये, नहीं इसके साथ था, ये इसके साथ, तो ये कौन किसके साथ था b, ठीक है। अब ये हो रह गया, इसका गुणा देखिए इसमें तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब ये यही रह गया है, a का गुणा इससे abc से तो a स्क्वायर bc, फिर abc का गुणा b से तो ab स्क्वायर c, फिर abc का गुणा c से तो abc स्क्वायर, ठीक है। 16वां प्रश्न आएगा ग्राफ से संबंधित, और ग्राफ आपको बनाया हुआ मिलेगा, उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। इसमें देखिए निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। 4 अंक का आना है भैया, ध्यान रखना। रोगी का तापमान 1 बजे क्या था, आप क्या करेंगे 1 बजे समय यहां दिया गया है ना, ये दिया गया, ठीक है। तो यहां से लंब डालिए, तो देखिए मैंने पैमाना ने स्केल ले लिया, लंब डल ही रहा है, ये डल रहा है भाई, ये लंब डल रहा है ना, ये 1 से। अब इस ग्राफ को ये लंब कहां काट रहा है, इस जगह पर काट रहा है। तापमान y अक्ष पर है तो y अक्ष से इसको मिला दीजिए भाई, है ना, सीधे ये मिल रहा है, यहां मिल रहा है ना सीधे, ये मिल रहा है, ठीक है। अब ये तापमान कितना है भाई, देखिए ये तापमान कितना है, पैमाना उसमें दिया गया होगा, उसमें आपके में यहां 36 है और यहां 37 है, एक बड़ा खाना बराबर 1 डिग्री है, बीच में क्या रहेगा 36.5, तो 1 बजे तापमान कितना था 36.5, तो इसका आंसर तो आप लिख देंगे पहले बारे में कि 1 बजे तापमान था रोगी का 36.5 डिग्री सेल्सियस। अब ये पूछा है रोगी का तापमान 38.5 कब था। अब आप तापमान से लंब डालेंगे समय वाले अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, तो देखिए 38.5 कहां होगा, ये 38 है, ये 39 है बीच वाला, तो यहां से लंब डालेंगे, आप लंब डालेंगे और इसके संगत ये बिंदु आया, और ये बिंदु कहां है नीचे एक्स अक्ष पर, देखिए एक्स अक्ष पर देखिए भाई, एक्स अक्ष पर देखेंगे तो कितने बजे आ गया 12 बजे, तो सीधी सी बात है 38.5 कब था 12 बजे, आंसर लिख देंगे दोपहर को 12 बजे था भाई, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। 2 प्रश्न पूछेगा, मैंने यहां कई लिख दिए। इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान था, कब कब था, देखिए कब 2 बार समान कब था, इतने, ये बिंदु और ये बिंदु एक तापमान पर हैं, कितने पर, और 36.5 पर, तो ये कितना था 1 बजे और 2 बजे रोगी का तापमान क्या था समान था, कितने बजे 1 और 2 बजे, देख लीजिए ना 1 और 2 के संगत ये दोनों बिंदु एक जैसे हैं, और ये कितना है 36.5, तो आप लिख देंगे भाई कब समय था 1 व 2 बजे रोगी का तापमान समान था, रोगी का तापमान आप लिख देना समान था, मैंने लिख दिया है।
1:30 रोगी का तापमान क्या था? 1:30 देखिए, 1:30 कहां बजेगा? यहां बजेगा भाई। तो यहां से लंब डालिए भाई, यहां से लंब डालिए, यहीं पहुंचेंगे तो 1:30 भी तापमान कितना रहेगा? 36.5, क्योंकि 1:30 के संगत भी यही बिंदु है और यह बिंदु कहां पहुंच रहा है? 36.5 पर। किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान है? कब कब बढ़ा? 10 से 11 बजे के बीच। 10 से 11 बजे भाई, 10 यहां है और 11 यहां है, 10 से 11 बजे के बीच तापमान बढ़ा। और कब बढ़ा? 2 से 3 के बीच। तो केवल क्या लिखेंगे? 10 से 11 बजे के बीच बढ़ा तथा 2 से 3 के मध्य रुझान था। ठीक है भाई, तापमान बढ़ रहा था। तो आसान है ना। अब देखिए, एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या, अब देखिए आपको पता है कि पाइथागोरस त्रिक की क्या विशेषता है भाई, कि अगर कोई संख्या m है, ठीक है, मैं ये मान लेता हूं, तो जो पाइथागोरस त्रिक में जो संख्या होती हैं, पाइथागोरस त्रिक की जो संख्याएं वो क्या मानी जाती हैं? 2m, m² -1 और m² +1 ये मानी जाती है ना सामान्यतः। इसमें अब सबसे छोटी, अब पता नहीं सबसे छोटी कौन सी है, फिलहाल मैं मान लेता हूं कि 2m सबसे छोटी है ना। तो मान लेता हूं यदि 2m बराबर 8 है, तब m बराबर क्या आएगी? 4। ठीक है भाई, तो पहली संख्या तो 8 है तो m बराबर 4 आ गया। तो दूसरी संख्या, पहली तो 8 है, तो दूसरी संख्या, दूसरी त्रिक, दूसरी संख्या क्या होगी? m² -1 अर्थात 4², m का मान 4 आ गया भाई, -1, तो 16 - 1 बराबर 15। दूसरी संख्या 15 होनी चाहिए। और तीसरी संख्या क्या होगी भाई? m² +1 अर्थात 4² +1, इसका मतलब 16 + 1 बराबर 17। तो त्रिक कौन सा हो गया? पहली संख्या तो 8 है, फिर 15 और 17, ये तो छोटी यही मिल गई भाई। ठीक है, तो सबसे छोटी 8 है, 15 और 17। ये वैसे भी देखिए 8 का वर्ग क्या है? 64, 15 का वर्ग 225, ये किसके बराबर होना चाहिए? 17 का वर्ग 289 के। 17 का वर्ग है 289, जोड़ के देख ला, 289 आ रहे हैं ना, 289 आएंगे। इसका मतलब हमारी ये सही है। अतः तीनों संख्या क्या है? 8, 15 और 17। अगर 8 सबसे छोटी नहीं मिलती, इससे भी कोई छोटी मिल जाती, तो मैं m² -1 के बराबर 8 को रख के देखता। ठीक है, आप देख लेना कौन सी सूट करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न भाई, 18वां प्रश्न है ना। हो सकता है ये आपका 8 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, 24वें नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो मैंने ये 2 प्रश्न रख दिए हैं, 2-2 नंबर के। ये हो सकता है 4-4 नंबर के अलग से आ जाएं। अब देखिए, निम्न आकृतियां GUNS और RUNS। तो पहले देखते हैं GUNS, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब हम जानते हैं इसमें समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। तो कैसे लिखेंगे? चूंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कहें या सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? यहीं लिख देता हूं, बराबर होती हैं। इसलिए क्या लिख सकता हूं? GU भुजा किसके बराबर होगी? SN के, भुजा SN के। तो GU भुजा कितनी है? 3y - 1, और ये किसके बराबर होनी चाहिए? SN कितने की है? 26 के। तो देखिए पक्षांतर कर दीजिए, 3y बराबर 26, -1 को इधर ले आइए, +1 बराबर 27। तो y का मान क्या हो जाएगा? 27/3 अर्थात 9। y का मान आ गया 9। ठीक है भाई, x और y के मान निकालने, हमें x और y के मान निकालने। y का मान तो 9 आ गया। अब इसी तरह UN संख्या भाई, सम्मुख यही तो है ना, UN का मान किसके बराबर होगा? GS के। इसी प्रकार GS
भुजा बराबर किसकी होगी, भुजा NS के, यानी सॉरी UN के। तो भाई GS कितने की है भाई, देखिए 3x की। 3x किसके बराबर होगा, 18 के। तो x बराबर 18/3 इक्वल टू 6। तो x का मान 6 आ गया, y का मान कितना आ गया, 9। ये आपका आंसर हुआ। ये तो हुआ 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का आएगा तो एक ही आएगा, 8 नंबर का आएगा तो दोनों आएंगे भाई। अब देखिए यहां आ जाइए, दूसरे वाले को सरल करते हैं। यहां समांतर चतुर्भुज है भाई, ये दिया गया है। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। अगर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर समविभाजित करें तो सीधी सी बात क्या होगी कि OU, यहां लिखेंगे हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, अतः OU का मान किसके बराबर होगा, OS के। OU किसके बराबर होगा, OS के भाई। तो देखिए OU का मान कितना है, y + 7, और OS का मान कितना दिया गया है, 20। तो y + 7 किसके बराबर होगा, 20 के। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, y का मान निकाल सकता हूं 20। 7 को इधर ले जाइए, -7 बराबर 13 सेंटीमीटर। जो भी इसमें मान दिया गया सेंटीमीटर में या मीटर में, जो भी कुछ दिया गया हो, ठीक भाई। अब इसी तरह भाई देखिए x + y का मान क्या होगा, देखिए ON। इसी प्रकार आप लिखेंगे, इसी प्रकार ON का मान किसके बराबर होगा, OR के। ठीक है, अब ON का मान कितना है, x + y, और OR देखिए ON का मान कितना है, x + y, और OR का मान कितना है, 16। तो x + y का मान कितना होना चाहिए, 16। y का मान अभी हमने निकाला था कितना, 13। तो देखिए x + y की जगह लिख दिया मैंने 13 बराबर 16। पक्षांतरण कर दीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा, 16 - 13 बराबर 3। इसका मतलब x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 13। ये दूसरे प्रश्न के आंसर है। ऐसे हम इसको करेंगे भाई, ठीक है। आपको बीच बीच में कुछ शोर शराबा मिल रहा होगा, पड़ोस में काफी बच्चे होली खेल रहे हैं, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए ना। कुछ संगीत भी सुन रहा होगा, तो संगीत की धुन पर भी नाच रहे हैं, होली खेल रहे हैं भाई। ऐसी हमारी जो संस्कृति है उसके हिसाब से आनंद ले रहे हैं, और मैं उस आनंद को छोड़कर आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो एक लाइक तो बनता है ना। 19वां सवाल देखिए, मैंने जमशेद से 12,000 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। आदि अब देखिए, ठीक है भाई। अब वो क्या कह रहा है, यदि मैंने ये राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितना, सीधी सी बात है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है तो ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो वो पूछना चाह रहा है कि साधारण ब्याज से तो उधार ले लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर मैं उधार लेता तो कितना ब्याज ज्यादा देना पड़ता। तो हमें क्या करूंगा, पहले तो साधारण ब्याज निकालूंगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहला तो मैं क्या करूंगा, 12,000 रुपए का 6% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, पहले साधारण ब्याज निकालिए, साधारण ब्याज निकालेंगे। और साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन, ये मूलधन है भाई, गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है, 12,000। कितना धन उधार लिया था, मूल 12,000। दर कितनी है, 6। समय कितना, आप कहेंगे प्रतिशत है, अरे 6/100 तो लिख दिया, प्रतिशत को हटाने के लिए बटे 100। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो। तो 12 छिक्की 72, 72 दूनी 144, 1440 रुपए हुए ब्याज के भाई। 6 दूनी 12, 12 12 144, जीरो बची। इतने साधारण ब्याज से उधार लेता तो 1440 रुपए मुझे 2 वर्ष के ब्याज के देने पड़ते। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, इसी का, अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज पे लेने पड़ते तो 12,000 रुपए का 6% की दर से 2 वर्ष का
चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज। अब मैं सब चेंज कर देता हूं। चलिए इसको क्या होगा, मूलधन गुणा 100 प्लस दर। आप डायरेक्ट 100 प्लस दर 1 प्लस दर लिख दें, क्योंकि वो बटे 100 हटा के नहीं फिर वो करना पड़ता है। आप सीधे लिख देना 100 प्लस दर बटे 100 घात समय और माइनस मूलधन। ठीक है भाई। तो अब देखिए मूलधन कितना है 12,000, तो 12,000 गुणा 100 प्लस दर कितनी है 6 बटे 100 की घात 200 वर्ष के लिए लिया गया है, माइनस मूलधन कितना है 12,000। ठीक है भाई। तो 12,000 गुणा ये 106 हो गए, 106 बटे 100 कितनी बार है 2 बार, घात 2 है ना, तो 106 बटे 100 को लिखेंगे 2 बार, तो माइनस 12,000। ऐसे ही ना, इसको सरल करिए भाई बंधु, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। ठीक है भाई। अब यार कितना भाई 106 गुणा 106 तो 636, तो और फिर 106 6 3 और 1 11,236 गुणा 12, तो 12 छिक्की 72, 7 12 तिया 36 और 7 43, 12 दूनी 24 और 4 28, 12 एक 12 4 16 और 1 13। ये हुए भाई 13 68 32 बटे 100, नहीं सॉरी 10 माइनस 12,000, तो कितना हुआ ये दशमलव यहाँ लग जाएगी, तो 13,683 रुपये 20 पैसे माइनस 12,000, तो ये कितने 1,683 रुपये 20 पैसे। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना आया, साधारण ब्याज कितना था 4440। आप इसको कैलकुलेशन दोबारा कर लेना, कहीं गलती है तो आप ध्यान रख लेना भाई। तो कितनी अधिकता है भाई, ब्याज की अधिकता कितनी हुई, ब्याज की कितना अधिक ब्याज देना पड़ा, ब्याज की अधिकता कितनी हुई 1683.20 माइनस 1440। आप घटा दीजिए भाई इसको, तो कितने बचे भाई, ये 20 ये तो बची गए 3 और 8 में से 4 गए तो 4 और 6 से 4 गए तो 243 रुपये 20 पैसे अधिक देने पड़ते अगर मैं इस धन को अर्थात 12,000 को साधारण ब्याज की बजाय चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेना। तो सबसे पहले इनको तरीका जान लीजिए, साधारण ब्याज निकालिए, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज सीधे सीधे ज्यादा आएगा, उसको साधारण ब्याज से घटा दीजिए, वो ब्याज की तुलना हो जाएगी, अधिकता आ जाएगी। ठीक है भाई। अब सुनिए भाई अगला सवाल। हाँ, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। तो देखिए अब यहां देखिए भोजन और दिनों की संख्या, मतलब पशुओं की संख्या और दिन कितने चलेगा, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपात में, अलग अनुपात में ना, दिन पशु बढ़ेंगे दिन कम होंगे, भोजन कम चलेगा। ठीक है, ये उल्टे अनुपात में। ऐसे कई सवाल मैंने 5-6 सवाल कहां कराए हैं, पहले वाले वीडियो में, दोनों में, इंग्लिश मीडियम वालों में और हिंदी मीडियम वाले। आप हिंदी मीडियम का देखना चाहे हिंदी मीडियम का देख लेना, बहुत। तो यहां मैं क्या करूंगा, यहां पशुओं की संख्या लिखता हूं, यहां तो क्या लिखूं, पशुओं की संख्या, पशुओं की संख्या। ठीक है भाई। और यहां दिनों की संख्या, चारा कितना चलेगा, दिनों की संख्या किसकी, चारे की। यहां देखिए 20 पशु हैं तो वो चारा चलेगा 6 दिन तक, भोजन, दिनों की संख्या भोजन ना। अब वो क्या कह रहा है 10 पशु और आ जाएं, अब पशुओं की संख्या 10 आने पर हो जाएगी 30, तो भोजन चलेगा x दिन, मैंने ऐसा मान लिया। चूंकि ये कैसे हैं, विपरीत अनुपात में हैं, ये दोनों ही विपरीत अनुपात में हैं। आप जानते हैं जब विपरीत अनुपात हो तो गुणा करके लिखते हैं, अगर समान अनुपात हो, जैसे काम है, जैसे कोई वाहन जा रहा है
तो जितने ज्यादा समय होगा उतने किलोमीटर ज्यादा होंगे, भी समान अनुपात होगा। तो उसमें तो लिखते हैं बटे में, उसमें तो कैसे लिखते हैं 20/6 बराबर 30/x, इसमें लिखते हैं गुणा में। तो इसमें कैसे लिखेंगे 20x6, 20x6 इस तरह से बराबर 30x, 30x गुणा में लिखेंगे इस तरह से, और उसमें लिखते हैं बटे में। तो देखिए क्या हो जाएगा 120 बराबर 30x, तो x बराबर हो जाएगा 120/30 अर्थात 4 दिन। तो 4 दिन अगर 10 और आ जाएं तो 6 की बजाय 4 चलेगा 4 दिन। अतः आंसर लिखेंगे 10 पशु और आने पर, 10 पशु और आने पर चारा केवल कितना चलेगा 4 दिन चलेगा, 4 दिन। ये आंसर जरूर लिखना है, नहीं तो आधा नंबर काट सकता है। ठीक है भाई। 21वां प्रश्न देखिए, अर्जुन की आयु मोहन की आयु की दोगुनी है। ठीक है भाई। 5 वर्ष पहले उसकी आयु की, उसकी आयु कॉमन, यहां मोहन, या मोहन लिखना भूल गया, मोहन की आयु की तिगुनी थी, दोनों की आयु। तो देखिए मान लेता हूं मैं अर्जुन की आयु मोहन की आयु की दुगनी है, मैं मान लेता हूं, माना मोहन की आयु, मोहन की वर्तमान आयु मान लेता हूं, मोहन की वर्तमान आयु आज जो आयु है वो कितनी है x है। अब अर्जुन की क्या होगी, तब अर्जुन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, कह तो रहा है भाई सीधे सीधे कि अर्जुन की आयु मोहन की आयु की दोगुनी है, तो कितनी हो जाएगी 2x, ऐसा है ना, दुगनी है तो 2x हो जाएगी। अब 5 वर्ष पहले, अब देखिए आज में अगर 7 वर्ष का हूं तो 5 वर्ष पहले कितना था 2 वर्ष का, कैसे निकाला 7 में से 5 घटा दिया। तो जब पूर्व की आयु करे तो घटा दीजिए, तो पहले निकालिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व अर्जुन कितने था, अर्जुन की आयु कितनी थी 2x माइनस 5 वर्ष, वर्ष और लिख देते हैं यहां। इसी तरह 5 वर्ष पूर्व मोहन कितना था, मोहन की आयु क्या थी x थी, x में से 5 घटा दीजिए, x माइनस 5 वर्ष। भाई 5 5 कम हो जाएंगे, कहां घटा दीजिए। अब प्रश्न देखिए 5 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब अर्जुन की आयु, तो सवाल को पढ़ते जाइए लिखते जाइए। तो 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु अर्थात 2x माइनस 5, मोहन की आयु की 3 गुनी थी, मोहन की आयु कितनी थी x माइनस 5, इसकी 3 गुने के बराबर थी। मैंने मोहन की आयु में 3 का गुणा कर दिया x माइनस 5 में और बराबर का निशान लगा दिया। अब इसको सरल कर लीजिए, तो सवाल क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 बराबर 3x माइनस 15। पक्षांतरण कर लीजिए भाई, 2x, x 3x को उठा के लाइए, माइनस के 3x बराबर माइनस के 15, ये 5 इधर को जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे, तो माइनस के x बचा, इधर को बचे माइनस के 10 अर्थात x बराबर 10। और x किसकी वर्तमान आयु थी भाई मोहन की, अतः मोहन की वर्तमान आयु, आप आंसर लिखेंगे ऐसे, अतः मोहन की वर्तमान आयु, सवाल को पूरा करके आएंगे कितना 10 वर्ष। और ये कौन है दूसरा अर्जुन, तथा अर्जुन की वर्तमान आयु कितनी है 2x, तो 2x का मतलब 2 गुणा 10 20 वर्ष। अब देखिए ना भाई 5 वर्ष पहले ये कितना था 5 वर्ष का, और ये कितना था 25 वर्ष का, सॉरी 15 वर्ष का, तो तिगना हो गया ना, 5 का तिगना 15। ठीक है, तो सवाल सही है। अब निम्न तालिका का प्रयोग करते हुए रेखिक आलेख बनाना है आपको। ठीक है भाई, रेखिक आलेख बनाना है। अब सवाल है देखिए,
जमा धन पर वार्षिक ब्याज दिया गया है ना। जमा धन अगर 1000 है तो ब्याज मिल रहे हैं 80, 2000 पर 160, 3000 पर 240, 80 के हिसाब से बढ़ रहे हैं, 4000 पर 320 और 5000 पर 400। तो सीधी सी बात है, इसका रेखिक आलेख बनाना है आपको। ये 4 नंबर का भी आ सकता है, 8 नंबर का भी आ सकता है। ध्यान रखना भाई, ये 4 अंक का यहां है तो भाई 4 नंबर का आएगा, और अगर अगर 26वां प्रश्न आया तो ये 8 अंक का आएगा। ठीक है भाई। अगर यहां 22वां नंबर का नहीं आएगा, ये रेखिक आलेख नहीं आया, तो पाई चार्ट आ सकता है इसके स्थान पर। तो अब इसके लिए रेखिक आलेख कैसे बनाए, ग्राफ चाहिए हमें भाई। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या कैसे ना है भाई, तो चलिए देखिए, अब मैं ग्राफ बनाता हूं। मैंने दूसरी आईपैड ले ली है, उस पर बनाता हूं। तो इसमें ये ग्राफ पेपर आप देख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आप इस तरह से एक्स अक्ष पर मैं, चलिए एक्स अक्ष इसको मान लेता हूं और एक लाइन खींच देता हूं। ये एक्स अक्ष, चलिए ये एक्स अक्ष खींच दिया और ये वाई अक्ष खींच दिया। अब एक्स अक्ष पर मैं पैमाना, देखिए ये मान लीजिए बड़े खाने हैं, ठीक है। तो पैमाना मैं मानूंगा, पैमाना मान लेता हूं कि एक्स अक्ष पर मुझे क्या लेना है भाई, देखिए जमा धन मान लेता हूं। तो एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना, ठीक है। अगर मैं 1000 मानूं तो ये 5 खाने हो जाएगा, तो इसलिए अब दो बड़े खाने बराबर, 2 बड़े खाने बराबर क्या मान लेता हूं, 1000 रुपए। ठीक है। इसी तरह ये एक्स अक्ष पर हुआ। अब वाई अक्ष पर क्या हुआ, ये तो एक्स अक्ष पर है भाई। अब वाई अक्ष पर सबसे कम ब्याज 80 है, ज्यादा से ज्यादा कितना है 400। तो एक बड़ा खाना बराबर क्या मान लेता हूं मैं, 40 मान लेता हूं। तो 10 खाने में हो जाएगा। ठीक है। एक बड़ा खाना बराबर 40 रुपए। ठीक है। तो देखिए ये 0 हुई, यहां मूलधन मान, यहां क्या मान लेता हूं मैं, मूलधन। मूलधन कहीं में रुपए में, इस तरह से बढ़ जाएगा। ये एक्स अक्ष है। तो अब देखिए यहां 0 है, एक बड़ा खाना बराबर क्या माना है, 2 बड़े खाने बराबर 1000। तो यहां 1000, फिर यहां 2000, यहां 3000, यहां 4000 और यहां 5000। 2 खाने बराबर छोड़ के नहीं, मैंने इस तरह से मान लिया। ठीक है भाई। ये बड़े खाने मान लेते हैं, छोटे छोटे आपके बने आएंगे उसमें। अब देखिए यहां 2 बड़े खाने बराबर, एक बड़ा खाना बराबर 40 है। देखिए यहां 80 हो जाएगा। ये क्या है भाई, यहां ये आ जाएगा साधारण ब्याज। यहां है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, इस तरह से भाई। देखिए अब आप कहेंगे बगल में क्यों देख रहे हैं कि नकल नहीं कर रहा हूं। ये दूसरी आईपैड है, इसमें प्रश्न लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें प्रश्न लिखा हुआ है और इस आईपैड से मैं बना रहा हूं, तो दोनों आईपैड अलग अलग है भाई। ठीक है। प्रश्न बनाने के लिए 80। आप देखिए यहां ये 160 रुपए, ये 240, एक एक खाना बराबर लिख देता हूं 320 और ये 400। अब देखिए 1000 के संगत जो ब्याज है वो 80 रुपए। प्रश्न पे आप ध्यान दीजिए, 1000 के संगत, तो 1000 वाली लाइन से 80 के चले, तो ये बिंदु आ गया पहला, जो किसको दिखा रहा है, 1000 और 80 को। दूसरे के संगत ब्याज है 160। तो देखिए दूसरी लाइन पे मैंने यहां बिंदु लगाया। ध्यान से समझना भाई, देखना 2000 वाली लाइन और 160 वाली लाइन मिलनी चाहिए। ठीक है। इसके निर्देशांक में लिख देता हूं 1000 और ये 80 बिंदु वाला है, और ये कौन सा है 2000 और 160 वाला बिंदु है। ठीक है। और अब देखिए 3000 के संगत कितना है 240, ये आ गया 3000 के संगत 240, ये 3000 और 240 है। फिर 4000 के संगत ये जो 4000 वाली लाइन है, इसके संगत कहां, चलो 320 तक, 320 यहां सीध में देखिए ये आ गया। और 5000 के संगत कितना है भाई 400, 5000 वाली लाइन पे चलो 400, ये 400 वाली लाइन है।
ये 5000, 400 वाले, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझाने की दृष्टि से। अब इन सभी बिंदुओं को एक लाइन से मिलाइए। अब स्केल रखिए इस तरह से, और एक सीध में आ रहे हैं शायद ये, ठीक है, एक सीध में आ भी सकते हैं और नहीं, अब इसमें तो समान रूप से बढ़ रहे हैं इसलिए एक सीध में आएंगे भाई। आप सावधानी पूर्वक मिलाना भाई। चलिए मैं दूसरे कलर से इसको मिला देता हूं जिससे आपको अच्छा सा लगे, उसमें तो आपको पेंसिल से मिलाने। ये ग्राफ बन गया भाई, ठीक है भाई। अब इसमें सवाल और पूछ रहा है, अरे आईपैड, ये इसकी स्क्रीन लॉग आउट हो गई, चल आ जाइए। अब क्या पूछ रहा है, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है? हाँ, मूल बिंदु से गुजर रहा है भाई, ठीक है भाई। ये आलेख आप देख ही रहे हैं। चलिए मैं इसकी भी स्क्रीन चालू कर देता हूं। 1 2 3, देखिए अब इसकी पेंसिल दूसरी है यार, बड़ी दिक्कत होती है। अब देखिए इसको भी देखते जाइए और इसको मैं समांतर रूप से मैं अपने आप को हटा लेता हूं और यहां आ जाता हूं। देखिए अब इसकी स्क्रीन पर आइए, देखिए क्या मैं इसको हाथ में देख रहा हूं, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है? हाँ, मूल बिंदु से गुजरता है। अरे यार पेंसिल, हाँ मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है, ठीक है भाई। आलेख से 2500 रुपए का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अब मैं क्या करूंगा, ज्ञात करने के लिए पहली इस पर आ जाइए, तो 2500 से लंब डालिए। अब देखिए 2000 तो यहां है और 3000 यहां है, तो 2500 यहां होगा, तो 2500 से लंब डालिए इस पर। तो 2500 से लंब डाल देता हूं मैं, ये आएगा, अरे ये लंब डाला, यहां कटा। अब इसके समांतर डाल दीजिए ब्याज पर, ठीक है भाई। ब्याज पर डालेंगे तो यहां आ गया भाई। अब एक बड़ा खाना बराबर क्या था, 40, तो यहां 160 है, तो यहां कितना हो जाएगा, 200 रुपए। तो सीधी सी बात है। अब मैं यहां आ जाता हूं इस पर, तो 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज कितना हो जाएगा भाई, कितना आ गया, 200 रुपए, ठीक है भाई। अब दूसरी से, अब तीसरा प्रश्न क्या है, 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा कराना पड़ेगा? वैसे 8 नंबर लायक है। अब 280 रुपये ब्याज, अब देखिए अब दूसरे वाले पे आ जाइए, 280 कहां होंगे, ये 240 है, ये 320 है, 280 इस जगह पे होंगे। तो यहां से लंब डालिए इस तरह से, यूं डॉट डॉट, अरे ये पेन से 280 पे लंब डाल दीजिए भाई इस तरह से। 280 लंब डाल दिया मैंने, ये लंब डाल दिया यहां, और इसके संगत डाल दीजिए एक्स अक्ष पर। और ये कितना रुपया आ गया, देख लीजिए कितना आ गया। अब देखिए यहां तो 3000 है, यहां 4000 है, तो बीच में कितना होगा, 3500। तो सीधी सी बात है ना। तो कितना ब्याज प्राप्त करना पड़ेगा, नो सॉरी, 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा कराना पड़ेगा, 350 रुपए। आप इसी तरह पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 के आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र पुस्तिका जो एक ही आपकी, उसमें लिखकर आना है भाई। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ में जो ये आईपैड है इसको करता हूं बाय बाय, पुरानी आईपैड पर चलते हैं भाई, ठीक है। और ये मैंने कर दिया बंद, ये इसमें हो जाएगा सेव, और एडिट करूंगा तब इसको इसमें लगा दूंगा भाई, ठीक है। तो अब अपने पुराने वाली आईपैड से ही काम चलाते हैं। 23वां प्रश्न देखिए, गुणनखंड से संबंधित है, मैंने लिख दिया है इसमें भाई। 22वां था, ये 21वां था। चलिए, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करना है। अब गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा, देखिए इसमें अथवा भी आना है, या तो अथवा वाला प्रश्न गुणनखंड का ही होगा या भाग देने वाला होगा भाई। अब तक भाग देने वाला था, पर अब का मेरा मन कर रहा है कि हो सकता है दोनों गुणनखंड कर दे। तो ये गुणनखंड मैंने वैसे पहले वाले उसमें बहुत समझाए, कई गुणनखंड बताए थे, फिर दोबारा देख लीजिए। पहला गुणनखंड देखिए, पहला क्या है भाई कि 3, पहला ये 4, देखो 2 गुणा 4 अर्थात 8 नंबर के आएंगे, ठीक है। 4 है, 2 नंबर के, 3m² प्लस 9m प्लस 6। आप क्या करेंगे, 3 गुणा 6, पहले गुणा तीसरा 18। 18 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिनका योग या व्यवकलन 9 आता हो, 6 3 18, नहीं चलेंगे।
9 6 18 ही करिए ना भाई, 6 18 6 और 3 भी तो 9 होते हैं, तो 9m की जगह 3m प्लस 6m लिख दीजिए। तो देखिए इसको कैसे लिख सकता हूं, 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6m प्लस 6 लिख सकते हैं ना ऐसे। अब दो दो के जोड़ा बना दीजिए भाई, दो दो के जोड़ा बनाएंगे तो पहले में कॉमन क्या है 3m, यहां से बचेगा m प्लस 1, यहां इन दोनों में कॉमन क्या है 6, कोष्टक में क्या बचेगा m प्लस 1। तो देखिए m प्लस 1 दोनों कोष्टकों में कॉमन है, तो m प्लस 1 और यहां से क्या बचेगा 3m प्लस 6, और यही हमारा क्या है आंसर है भाई पहले का। ठीक है, पहला कर दिया। अब दूसरा यहां शुरू हो जाइए। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा है 49p स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, ये दो ही संख्या हो बीच में ऋण का चिन्ह, तो आप तुरंत समझ जाइए ये दोनों वर्ग संख्याएं होंगी। तो देखिए 49p स्क्वायर किसका वर्ग है 7p का वर्ग है, 36 किसका वर्ग है 6 का वर्ग। अब आप जानते हैं सर्वसम का कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोष्टक के अंदर की संख्याओं को एक बार एक कोष्टक में जोड़ देते हैं, दूसरे में घटा देते हैं। तो देखिए अब पहले कोष्टक में क्या है संख्या 7p, दूसरे कोष्टक में 6, तो 7p में 6 को एक बार जोड़ दीजिए, दूसरे कोष्टक में घटा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। हो गया सरल भाई। तीसरा देखिए l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। तीसरा सवाल क्या है, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो देखिए l प्लस एम का होल स्क्वायर आप जानते हैं कैसे खोलते हैं कि पहली संख्या का वर्ग बीच में गुणा का दुगना अर्थात 2lm प्लस दूसरी संख्या का वर्ग m स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4lm, ये तो इसका वर्ग है भाई, और ये माइनस 4lm ही। अब देखिए माइनस के 4lm और प्लस के 2lm, तो क्या बचेगा l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। अब ये तो सूत्र ही आ गया, किसका सूत्र है l माइनस m का होल स्क्वायर। मैंने जैसे पहले ही बताया था, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप निसंकोच मेरे नंबर 9829868604 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी सॉल्व प्रॉब्लम करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, आप कोई शंका ना करें, मैं ये मान के चल रहा हूं आप पर सब कुछ आता है, और मैंने पहले वीडियो में बहुत कुछ आपको सिखा दिया है, इसलिए मैं इनको डायरेक्ट देख रहा हूं। ऐसे सूत्र मैंने सारे उसमें सिखा दिए हैं। 117 प्रश्न मजाक नहीं होता बंधु। ठीक है, तो 117 प्रश्नों को इतने 1 घंटा 35-36 मिनट में मैंने पहला वीडियो जो सिखाया था, उस 1 घंटे 35-36 मिनट को आप पूरा देखिए। ठीक है, आपका जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 96 मिनट होंगे, आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 96 मिनट हैं, जो पहला भाग आप देख लेंगे। ठीक है, उस वीडियो को पहले देख कर आइए आप। अब चौथा सवाल देखें, चलिए चेंज करता हूं क्या, चलिए कुछ हटके करते हैं, ग्रीन कलर कर लेते हैं। ये आ गया भाई चौथा प्रश्न, भाग कर रख दिया है। चलिए चौथा प्रश्न क्या है भाई, 7x स्क्वायर प्लस 14 क्या है x, और भाग है x प्लस 2 का। तो देखिए भाग की जगह आप बटे लिख सकते हैं, सीधे क्या लिख सकते हैं इसको 7x स्क्वायर प्लस 14x, और भाग की जगह बटे लिखिए x प्लस 2। ऊपर कॉमन आ गया कुछ, ऊपर कॉमन क्या आ गया 7x, 7x कॉमन आ जाएगा तो यहां से x, यहां से प्लस 2 और बटे x प्लस 2। अब x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, आंसर रह जाएगा 7x, और यही हमारा क्या है आंसर। तो है ना बहुत सरल सी बात। अब चलिए गुणनखंड कुछ कम समझ में आए हो तो मैं क्या करता हूं, जो दूसरे वाक्य हैं अथवा वाले उनको भी करके बता देता हूं। चलिए करते हैं भाई। पहला सवाल क्या था, p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। अब 16 मतलब पहले का तो एक गुणांक है, तीसरे का माइनस 16। माइनस 16 के ऐसे दो भाग कीजिए जिनका जोड़ या व्यवकलन 6 आ जाए प्लस के, तो 8 दूनी 16। तो क्या करेंगे p स्क्वायर, अब बड़ी संख्या को उसी चिन्ह का रखना पड़ता है जो यहां बीच में है, तो प्लस के 8m, क्योंकि प्लस के 6m है तो प्लस के 8m और माइनस के 2m रखना पड़ेगा, माइनस 16।
दो दो के जोड़े बना लीजिए भाई। पहले जोड़े में कॉमन है p, तो p प्लस 8 बचेगा, क्योंकि p स्क्वायर में से p गया तो p बचेगा। और दूसरे में कॉमन माइनस है, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस कॉमन, प्लस और ये माइनस दो भी कॉमन है, ठीक है, तो माइनस और दो कॉमन आया, तो m प्लस 8 आ जाएगा। दोनों कोष्टक एक जैसा आने चाहिए। अरे ये क्या m कैसे हो जाए यार, ये p है भाई, दोनों एक जैसा होगा, ये p है और ये भी क्या होगा, p होगा, ठीक है, ये p आ जाएगा, p प्लस 8। तो अब देखिए कॉमन p प्लस 8 दोनों कोष्टक में कॉमन है, यहां से बच जाएगा p माइनस 2, और यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है भाई। अब दूसरा सवाल देखिए भाई, दूसरा सवाल क्या है, 25m स्क्वायर 30m प्लस 9, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, ये होल स्क्वायर वाले सवाल हैं। कैसे देखिए भाई, ये 25m स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है, 5m का, 9 कितने का वर्ग है, 3 का, और बीच की संख्या 5m और 3 के गुणा की दुगनी होनी चाहिए। तो बीच में हम लिख देंगे 2 इंटू सूत्र के हिसाब से पहली संख्या 5m, तीसरी संख्या 3, गुणा करना देना, 2 पंजे 5 ना, 2 पंजे 10 दिया, 30 आ गया ना 30m। तो होल स्क्वायर कैसे बनता है, ध्यान रखना, कोष्टक लगाइए, पहली संख्या को एज इट इज लिखिए, दूसरी संख्या जो प्लस की ये 30m है, इसका केवल चिन्ह लिखना होता है, ठीक है, ये तो लानी होती है, चिन्ह लिखना है। अगर ये प्लस का है तो प्लस का निशान लगाइए, माइनस का है तो माइनस। अब चूंकि ये प्लस का निशान है इसलिए प्लस लिखा, और लास्ट वाली संख्या 3 को एजिट लिख के होल स्क्वायर लिख दिया, और यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है। अब तीसरा सवाल चलते हैं भाई हम, चलिए तीसरा सवाल करते हैं आपके लिए। तीसरा सवाल है P4 माइनस 81, अच्छा सवाल है तीसरा, P4 माइनस 81। तो देखिए P2 मैंने बताया ना, दो संख्या हो तो मान लीजिए पूर्ण वर्ग है वो, तो P4 का मतलब है ये P स्क्वायर का स्क्वायर है, 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। तो अब कोष्टक के भीतर जो संख्याएं एक बार जोड़िए एक बार घटाइए भाई, समझ में आ गया होगा। तो P स्क्वायर प्लस 9 और P स्क्वायर माइनस 9, यही उत्तर मत लिखना, क्योंकि इसके गुणनखंड तो नहीं हो रहे हैं, पर इसके गुणनखंड और हो जाएंगे। कैसे भाई, तो जिसके नहीं हो रहे हैं उसको एज इट इज लिखिए, P स्क्वायर प्लस 9, और ये देखिए दूसरे कोष्टक में ये किसका वर्ग है, P का वर्ग है, और ये 3 का वर्ग है भाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज। अब दो संख्या है, P और 3 पर वर्ग है, तो P और 3 को एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, ये आंसर आया भाई। ठीक है। अब चौथा सवाल यहां लेके आते हैं। चौथा सवाल क्या है भाई आपका, ये है 5y स्क्वायर। चलिए इसको मैं यहां ऐसे ले जाता हूं, अरे यार आ जाए भाई, इस सवाल को ले आता हूं यहां, ठीक है, ये ले आए ना सवाल। तो इसका देखिए, इन दो दो के जोड़ा बनाते हैं, कॉमन पहले दो दो के, देखिए अगर सही कॉमन नहीं आता है तो बीच की संख्याओं का स्थान बदल देते हैं, दूसरी को तीसरी की जगह, तीसरी को दूसरी की जगह लिख देते हैं। पहले सीधे सीधे कॉमन लेके देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो 5 दिख रहा है, एक y दिख रहा है, तो यहां से बचेगा y और यहां से -4। ठीक है भाई, 5 का 20। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, क्या दिखेगा, 2z कॉमन दिख रहा है, क्या है 2z, तो प्लस के 2z अगर मैं कॉमन ले दूं तो यहां से बचेगा, क्या बचेगा, -4, क्योंकि z तो कॉमन में गया, और यहां से 2z तो कॉमन में गया, केवल क्या बचेगा, y। अब देखना भाई, 5y, y -4, 2z, और इसको y -4 लिख सकता हूं ना, y -4। अब दोनों में कॉमन y -4 आ गया, यहां से क्या बचेगा, 5y, और यहां से प्लस के 2z, और यही हमारा क्या है, आंसर है भाई। तो आशा है इन 8 प्रश्नों की सहायता से आपको ये गुणनखंड समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो यार फिर और पूछ लेना भाई, और क्या कर सकता हूं,
या इसी को 2-3 बार समझ लेना, बार बार रिवर्स करके सुन लेना। अभी आपके पास समय है। आ जाइए 24वां प्रश्न। तो देखिए 24वां प्रश्न क्या है, इसके स्याही बदलता हूं। 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। समझ में आई? देखिए 14 सेंटीमीटर चौड़ाई का है, तो देखिए चौड़ाई वाले इसको यूं जब सकोड़ेंगे, ये चौड़ा है, अब इसको यूं सकोड़ के और एक बेलन बनाएंगे, ठीक है। तो जो ध्यान रखना, जो चौड़ाई है आपकी, जो चौड़ाई है, ये तो लंबाई होती है नीचे वाली, ये तो हो जाएगी उसकी 2πr के बराबर, ठीक है। और जो चौड़ाई होती है बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी। आप मोड़ के देखना कागज को, ये लंबाई और ये चौड़ाई है। जब इस कागज को इस तरह से जो आया था, इसको मोड़ के यूं बेलन बनाएंगे इस तरह का, तो जो ये चौड़ाई है ना कागज की, वो किस में बदल जाएगी? ऊंचाई में। तो बेलन कैसे बनेगा? ऐसा बेलन बनेगा भाई, ये बेलन मैंने बना दिया भाई, ये बेलन मैंने बना दिया, ठीक है। और ये इसकी ऊंचाई हुई यहां से एक यहां तक, तो h बराबर ये कितनी हुई, इसकी ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है ना, सही है, सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या इसमें दी गई है, यहां से लेकर यहां तक जो त्रिज्या है वो कितनी है इसकी? 20 सेंटीमीटर। 20। तो भाई देखो बेलन की त्रिज्या r दी गई है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। ये तो याद रखना पड़ेगा। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या लिखूंगा? 20। तो 20 गुणा 20, 20 गुणा 20 गुणा h की जगह 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, दूनी 88 दूनी 176, 1760 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी घन सेंटीमीटर। आयतन है तो घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पे घात 3 लगेगी। करके देख लेना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 22 8 176 और 1 2, अरे यार 2 जीरो रखेंगे, 2 जीरो, ये 17,600 घन सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये 2 जीरो हैं, करके देख लेना भाई। 22 दूनी 44 दूनी 28 दूनी 176, सही है भाई। और गुणा भाग करके देख लेना। अब ये 25वां भी नहीं 24वें सवाल, इसको हटा देता हूं भाई, ठीक है। अब इस पर आ जाइए 24वां सवाल देखिए, इसमें हटा देता हूं इसको। 24वां देखिए, एक भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं। प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो सब माप किस में लानी पड़ेंगी? मीटर में। सभी खंभों के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो देखिए खंबे की त्रिज्या, तो बेलनाकार खंबे की त्रिज्या, बेलनाकार खंबे की त्रिज्या कितनी है भाई बंधु? r बराबर 28 सेंटीमीटर नहीं चलेगी, इसको क्या रखते हैं भाई? 28/100 अर्थात 0.28 मीटर रखें, क्योंकि खर्चा मीटर के हिसाब से दिया गया है। और ऊंचाई 4 मीटर है। ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई h बराबर है 4 मीटर। शोर से भाई ध्यान रखना यार, शोर आ रहा है, होली मना रहे हैं लोग बाग। तो वक्र पृष्ठ पर, तो अब खंबे का, एक खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ कितना होता है? वो 2πrh होता है, ठीक है। तो 2
पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या लिखूं 0.28 और 4 तो ये है ही, तो 7 चौका 28.04। अब गुणा कीजिए 22 दूनी 44, 44 चौका 176 है ना, 176 गुणा 0.04, तो 4 छिक्की 24, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 एकम 4 7, तो 7 पॉइंट, भाई दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 अंक यहां लग जाएंगे, इतना वर्ग मीटर। अब ये एक खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ऐसे कितने खंबे हैं भाई 24 बेलनाकार खंबे, तो इसलिए 24 खंबों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ढेर सारे गुणा करने पड़ेंगे आपको, तो 7.04 गुणा 24, 24 का गुणा कीजिए भाई, 24 चौका 96, ठीक है भाई, और 24 सत्ते 168, दशमलव यहां लगेगा 168.96 वर्ग मीटर, ठीक है भाई। अब खर्चा क्या है भाई 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, अतः पेंट कराने का खर्चा, इसलिए पेंट कराने का खर्चा क्या हो गया भाई, पेंट कराने का खर्चा कैसे निकालेंगे 168.96, इतने वर्ग मीटर तो क्षेत्रफल है, एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 8 रुपए, तो गुणा 8 कर दीजिए, गुणा 6 8 48, 8 नाम 72, 76, 8 64 और 7 71, 8 48 और 7 55, 5 13, दशमलव यहां लगेगा 1351 रुपए 68 पैसे, इतने रुपए का खर्चा आएगा भाई पेंट कराने का, ठीक है। आप गुणा भाग दोबारा से देख लेना, ठीक है, मैंने तो सीधे सीधे किया है, देख लेना आप अपने हिसाब से। अब अरे इसको हटा देते हैं, चलिए 25वां प्रश्न पाई चार्ट का रख देते हैं, चलो इसमें भी एक अथवाक आएगा भाई, इसमें भी क्या है 24 में भी एक अथवाक आएगा, आप देख लेना है ना, काफी लंबा पेपर हो गया यार, आप भी थक गए होंगे, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न मैंने कहा ले लिए, पहले वाले में ले लिए, तो वहां आप देख लेना है ना, बहुत ढेर सारे प्रश्नों को पढ़ाया है मैंने, पहला जब पार्ट देख लेंगे तो दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए पाई चार्ट मैंने रख दिया, पाई चार्ट बदल भी सकता है, 21वें प्रश्न की जगह ये आ सकता है 25वां, फिर है ना, आप देख लेना। तो किसी छात्र द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त अंकों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है, पाई चार्ट द्वारा निरूपित कीजिए। देखिए पाई चार्ट की क्या विशेषता होती है आपको पता है, क्या पता है कि आपको सबसे पहले पाई चार्ट में समस्त कोणों का योग कितना होता है 360, तो आप जितने भी प्राप्त अंक हैं या जितने भी आंकड़े दिए गए उन सबको जोड़िए, तो छात्र द्वारा सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, छात्र द्वारा प्राप्तांकों का योग या छात्र द्वारा कुल प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक की तुलना करेंगे हम 360 से, तो कुल प्राप्तांक हो जाएंगे 30 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 40, अर्थात हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले, गणित वाले, विज्ञान वाले, सामाजिक ज्ञान, संस्कृत, सबको जोड़ दीजिए और ये जोड़िए, देखिए 40 20 60 85 125 और 150 3 180, टोटल कितने हुए 180 अंक हुए। अब देखिए 180 अंक को खंडों में विभाजित करना है, सेक्टर में विभाजित करना है, और 180 अंक कितने खंड होते हैं 360 डिग्री के, 360 डिग्री में विभाजित करना है, अर्थात एक अंक के लिए कितना आ गया 2 डिग्री का कोण, 2 डिग्री का कोण आ गया ना, तो हिंदी में कितने 30 अंक, तो हिंदी के लिए कोण कितने का बनेगा 60 का। तो देखिए नंबर 1 हिंदी के लिए कोण कैसे निकालेंगे भाई, कुल अंकों को ऊपर लिखिए बटे 300, नहीं सॉरी कोण निकाल रहे हैं ना भाई हम, कैसे लिखेंगे 360 को ऊपर लिखिए
बटे कुल प्राप्तांक हैं उनको नीचे लिखिए, गुणा जिसका निकाल रहे हैं, हिंदी के लिए निकाल रहे हैं, तो 160 दूनी ये 2 और 2 गुणा 30 कितने होगा 60 डिग्री का। इसी तरह सबके लिए कोण निकालिए। अंग्रेजी का कोण कैसे निकालेंगे, अंग्रेजी का कोण या अंग्रेजी के लिए कोण, अंग्रेजी के लिए कोण कैसे निकालेंगे, उसी तरह 360 बटे 180 गुणा अंग्रेजी के प्राप्तांक देखें 25, तो 25 तो ये कितने का हो जाएगा 50 डिग्री, वही दुगना आज हो जाएगा। तीसरा अब कौन सा है, गणित, तो गणित के लिए प्राप्तांक, गणित के लिए कोण प्राप्तांक कितने 40, तो 360 बटे 180 और गुणा 40 और ये हो जाएगा 80 डिग्री का कोण। अब भाई सामाजिक ज्ञान, विज्ञान ही रह गया नहीं, अभी तो विज्ञान है भाई। इसी तरह विज्ञान के लिए कोण निकालना है, लिए कोण वही 360 बटे 180 गुणा विज्ञान में प्राप्तांक कितने 25, तो 25 दूनी 50, ये 50 डिग्री का विज्ञान के लिए आ जाएगा। अब सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए कोण कैसे निकालेंगे, 360 बटे 180 गुणा कितना है 20, तो ये 40 डिग्री का हो जाएगा। और संस्कृत, संस्कृत के लिए कोण 360 बटे 180 गुणा शायद 40 है भाई, कितना है 40 है, हाँ ये 80 डिग्री का कोण आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो कोण आए इनको आपको एक वृत्त के अंदर बनाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या खींचना है भाई, एक वृत्त बनाना है, किसी भी त्रिज्या का खींच लेना आप, तो मैं वैसे ही अंदाजन खींच देता हूं, देखिए ऐसे, ठीक है, एक वृत्त खींच लिया। अब देखिए मैं स्केल से यहां इसका केंद्र मान लिया मैंने, और यहां मैंने चलिए ये एक कहीं भी आधार खींच दिया। ठीक है, अब सोचिए, देखिए चांदे से अब सबसे पहले कितने का कोण बनाना है आपको, 60 डिग्री का कोण इस पर बनाना है भाई। ठीक है, अब 60 डिग्री का चांदे से बनाना, मैं अंदाजन बना देता हूं भाई, अंदाजन बना देता हूं, चलिए कोण 60 का इतना बन जाएगा, ये 60 डिग्री का मैं अंदाजन बना रहा हूं, आप 60 डिग्री का कोण चांदे से बनाना, तो ये 60 डिग्री का कोण बना, ये किसके लिए, हिंदी के लिए, तो ये हिंदी का है भाई, आप इनको ऐसे दर्शा देना किसी द्वारा, ये हिंदी का है, ये हिंदी के प्राप्तांक हो गए। ठीक है भाई, अब चांदे को इस लाइन पर रखना, इस लाइन पर, और अब कितने डिग्री का कोण बनाना है भाई, 50 डिग्री का अंग्रेजी के लिए। तो अब देखिए इस 50 डिग्री का कोण बनाना है इस पर, ये 50 डिग्री का कोण बना दिया भाई आपने, ये 50 का, तो ये किसका हो गया, अंग्रेजी का भाई, ये अंग्रेजी, ये 50 का है, 50 लिखना है इस पर, अंग्रेजी। इसको किसी और कलर से भर देना भाई, चलिए इस कलर से भर देना इसको, ये अंग्रेजी आ गई भाई। अब इस लाइन पर ये जो लाइन आई आपकी, ये लाइन थी, अब इस पर कोण बनाना है भाई, इस पर कोण बनाना है आपको, कितने डिग्री का कोण, अगली जो तीसरी विषय है गणित, गणित के लिए कितने डिग्री का कोण बनाना है 80 का। अब इस लाइन पर 80 डिग्री का कोण बनाएंगे भाई, 90 से थोड़ा सा कम होता है, तो 90 से थोड़ा कम कर देते हैं भाई इसका, अरे भाई हो जा भाई, काहे को परेशान कर रहा है, ये 80 डिग्री का कोण हो गया लगभग, है ना, तो ये 80 डिग्री का कोण, 80 डिग्री का कोण ये किसके लिए, गणित के लिए भाई। ठीक है, इसके लिए कुछ और भर देते हैं इसमें, चलिए ये गणित वाला हो गया, त्रिभुज बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए इसमें त्रिभुज जैसे, या ऐसे ही लिख दीजिए। अब जो ये लाइन आई है ये, ठीक है, अब इस पर कितने डिग्री का कोण बनाना है, आगे देखिए अगली चौथी विषय क्या है, विज्ञान, विज्ञान के लिए 50 डिग्री का कोण बनाना है। अब इस पर 50 डिग्री का कोण बनाएंगे भाई, लगभग ये 50 डिग्री का कोण बन जाएगा भाई। चलिए ये 50 डिग्री का कोण, ये 50 डिग्री किसके लिए आ जाएंगे, विज्ञान के लिए। अब इस पर
फिर 40 डिग्री का कोण बनाना है सामाजिक ज्ञान के लिए। अब इस पर 40 डिग्री का कोण बना दीजिए भाई, ये सामाजिक ज्ञान हो जाएगी। ये 40 डिग्री का कोण यहां से यहां तक 40, SST बन गई। और ये शेष ऑटोमेटिक आप देखेंगे 80 डिग्री का कोण रह गया जो संस्कृत को दिखाएगा, ये ऑटोमेटिक रह जाएगा लास्ट का संस्कृत के लिए। ठीक है, आप इस तरह से लिख देना, ये आपका पाई चार्ट बनकर तैयार। ठीक है, तो आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक, लाभप्रद और अच्छे अंक वाला सिद्ध होगा, ऐसी मुझे आशा है। फिर मैं कहता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, जिससे अगले वीडियो आपको उचित समय पर मिलते रहे। हाँ, एक बात और कहूंगा, दूसरे वीडियो जो पहले वाला वीडियो है इसका पहला भाग जरूर देख लेना, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे छोटे प्रश्न ही आते हैं इसमें ज्यादातर, और वो छोटे छोटे प्रश्न केवल ग्राफों को छोड़कर सारे तरह के प्रश्न उसमें से कवर हो जाएंगे। शुभकामनाओं के साथ होली की एक बार फिर आपको बधाइयां, आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आप इस साल पूरे अंक परीक्षा में प्राप्त करें। तो चलते हैं, समाप्त कर दें वीडियो को, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए और मेरा ये चैनल नए नए वीडियो के लिए देखते रहिए। ठीक है, हाँ मैं एक बात और कह दूं, अपने मित्रों को भी कह देना, मैं कक्षा 8 के लिए नहीं, कक्षा 10 के विज्ञान, गणित, अंग्रेजी के वीडियो इस पे डालता हूं, 11वीं 12वीं के डालता हूं, फिजिक्स के और इनके, तो आप बने रहिए मेरे साथ। अभी ऐसा नहीं कि 8वीं के बाद अब हमारा और आपका संबंध समाप्त हो जाए। तो चलिए मिलते रहेंगे नए नए वीडियो के साथ, तब तक होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली।